हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पिछले क्लास में हमने वर्णमाला पढ़ा था कि वर्णमाला क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने समझा था। उसके बाद मैंने आपको से पिछले क्लास में वादा किया था कि मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आऊँगी, जिससे क्या होगा कि वर्णमाला से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपका एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। वर्णमाला जो है, इससे हमेशा हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो। अगर आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी ये वीडियो जो ग्रामर सीरीज की चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी ग्रामर के टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है। मेरे चैनल का नाम स्टडी परचम है और मेरा नाम नेहा सिंह है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं वर्णमाला से रिलेटेड एमसीक्यू किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है ना? तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है ना? वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है ना? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण क्या होता है? क, ख, है ना? यानी व्यंजन सारे और सारे स्वर अ, ये सब क्या होता है? वर्ण होते हैं ना, जिसको हम लेटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा? सबसे छोटी इकाई क्या थी? वर्ण थी। ये भी चौथा आंसर सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, और ये भी चौथा ऑप्शन सही होगा। यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है ना? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियों से यानी कंठ से निकलने वाले कौन से वर्ण है ना? सारे वर्ण जो होते हैं वो अलग अलग जगह से हमारे मुंह से निकलते हैं, तो सबका अलग अलग एक ध्वनि स्थान होता है। तो मैंने पूरे, अगर आपको इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो या प्रैक्टिस सेशन देख रहे हो, तो इसको देखने से पहले एक बार आप मेरा वर्णमाला का वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर वो आप देख लोगे ना, तो आपका ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना? तो इससे पहले आप ज़रूर देखिएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए जो वर्णमाला से रिलेटेड मैंने पूरी कंटेंट्स बताई है, पूरे तरीके बताए हैं, कैसे पहचानना है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी कंठ से कौन से अक्षर निकलते हैं या वर्ण निकलते हैं। तो देखिए, कंठ होता है, तालु होता है। उसके पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना? तो देखिए, कंठ से क्या होता है? अ और आ निकलता है, और क वर्ग के सारे निकलते हैं, है ना? और एक ह भी होता है। तालु से आपको ये सीक्वेंस याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? कंठ, ये याद रख लीजिएगा ना। क वर्ग सबसे पहले क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है? क से स्टार्ट होता है ना। क वर्ग आता है, फिर च वर्ग। यानी क वर्ग क्यों मानते हैं? क्योंकि क से स्टार्ट होता है। च वर्ग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये च से स्टार्ट होता है। ट वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट से। ये त वर्ग हो गया क्योंकि ये त से स्टार्ट होता है। तो जितने भी क वर्ग के आते हैं वर्ण, है ना, या ये अक्षर, वो क्या होते हैं? कंठ से निकलते हैं, है ना? उसके बाद आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। कैसे याद रखना है? 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ यानी पहला क, दूसरे, उसके बाद च वर्ग आता है तो तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ। इस तरह से आप याद कर लोगे, 4-5 बार बोलोगे, आपको याद हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। तो यह आ आता है, उसके बाद ई आता है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा?
तालुब आ जाएगा। तो यहाँ पे स्वर को भी ले लेंगे। स्वर का पहला दो किससे होगा? कंठ से। जैसे क वर्ग का पहला सारा किससे आता है? कंठ से। और यहाँ पर आपको देखना है कि ह भी आता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था हमारा कि कंठ से निकलने वाले वर्णों को हमें बताना था। तो कंठ से क्या आता है? क वर्ग। तो क वर्ग इसमें है ना ऑप्शन में, पहला क और ख किसका है? क वर्ग का। य र च ज किसका है? दूसरे वर्ग यानी च वर्ग का। तो कंठ के बाद क्या आता है? तालु। तो ये तालुब से निकलता है। उसके बाद ट ठ ड ढ ण, तो कंठ तालु मूर्धा, यानी ये मूर्धा से निकलता है ना। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। क और ख कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलती है ध्वनि क और ख वर्ण की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजन कौन से हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया था? कंठ, उसके बाद तालुब्ध, फिर क्या आता है? मूर्धा, है ना, फिर दंत, फिर ओष्ठ, है ना। तो इस तरह आता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कंठ तालु मूर्धा, है ना। मूर्धा कितने नंबर पर आ रहा है? 3। तो तीसरा नंबर वाला कौन सा होता है? पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग यानी च के सारे वर्ण, और तीसरा होता है ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये हो गया कंठ, ये हो गया तालु, ये हो गया मूर्धा। यानी मूर्धा से क्या निकलेगा? ट वर्ग के सारे आएंगे। तो यहाँ पे मूर्धा का ट वर्ग में क्या आता है? कौन कौन? ग और घ, ये तो क वर्ग का है, ये नहीं होगा। ज और झ, ये तो च वर्ग में आता है, यानी च वाले लाइन में आता है। ड और ढ आता है ट में, है ना। आप पढ़िए ट ठ ड ढ ड़। तो ढ से ढक्कन और ड से डमरू, ये किस में आता है? ट वाले लाइन में आता है ना। तो ट वाला लाइन किससे किससे ध्वनि निकलती है? मूर्धा से। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। प फ, ये किससे निकलता है? होठ से, है ना। और त थ किससे निकलता है? दांत से, है ना, दंत से। आप प फ बोल के देखिए, प और फ बोलिएगा तो आपके दोनों होठ क्या होंगे? चिपकेंगे। यानी किससे निकलता है? होठ से, है ना। तो इस तरह हम याद करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? मूर्धा से कौन निकलेंगे? तो ड और ढ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इस टेबल को आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये टेबल मैंने अपने जो इसका कंटेंट्स वाला वीडियो था उसमें बताया है। ठीक है। अब देखो, ए और ए वर्ण कहाँ क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण कहाँ क्या कहलाते हैं, या कहाँ से उनका क्या निकलता है? ये उच्चारण स्थान है। तो कंठ और तालु दोनों को मिलाएंगे तो क्या निकलेगा? कंठ और तालु दोनों को मिलाने पर निकलता है ए और ए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नासिक के क्या होता है? वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है ना, जो सबसे लास्ट में आता है, जैसे अंग, है ना, इयाड़ा, ये सब क्या होता है? अनुनासिक या नासिक बोलते हैं ना। मूर्धा तो मैंने बता ही दिया किससे होता है? क ख यानी कंठ तालु मूर्धा यानी ट वर्ग के। होस्ट से क्या निकलता है? प फ, बोल के देखिए, प फ यानी प वर्ग के सारे होस्ट से निकलते हैं। तो यहाँ पे ए और ए का बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और ए किससे निकलेगा? ऑप्शन नंबर 4 है। कंठ और तालु दोनों को मिला के क्या निकलते हैं? ए और ए की ध्वनि निकलती है, उसका उच्चारण स्थान है। आप एक बार फिर से उस टेबल को देखिए, है ना। देखिए, ए और ए कंठ और तालु दोनों से निकलते हैं। इस टेबल को आप याद कर लोगे ना, ये बार बार देखोगे भी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है। तीसरा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अयोगवाह किसे बोलते हैं? अयोगवाह किसे बोलते हैं? तो अयोगवाह किसे बोलेंगे? अंग को और अह को। अंग और अह जो होता है ये अयोगवाह होता है, ये स्वर में नहीं आता है। स्वर कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। ऐसे आप देखोगे तो 13 पढ़ने में आएगा, अंग और अह को मिलाओगे तो टोटल 13 हो जाते हैं। लेकिन अंग और अह को अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं, इस कारण से हमारे स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 ही होते हैं, और अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार, और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। श श श ह कौन से व्यंजन है? यानी श यानी क्या है? शलगम वाला श, है ना, षटकोण वाला श, सपेरा वाला श, और ह, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? यानी इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं? किस नाम से इनको पुकारा जाता है? तो इन व्यंजनों को प्रकंपी बोलते हैं, स्पर्शी बोलते हैं, संघर्षी बोलते हैं, या स्पर्श संघर्षी बोलते हैं।
तो इनको हम क्या बोलते हैं, संघर्षी बोलते हैं और ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इनको दोनों नाम से जाना जाता है। यानी ये जो श श श है, यानी तीनों श और ह कौन से व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन, दोनों नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है, सघोष। कंपन की दृष्टि से वर्णों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था अघोष और दूसरा था सघोष। तो सघोष आपको बताना है कि इसमें से कौन है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया सघोष किसको कहते हैं, जो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है और य र ल व ह और अ से लेके ओ तक के जितने भी आते हैं वर्ण, ये सब सघोष में आते हैं। 3, 4, 5 से आप क्या समझते हो, 3, 4, 5 से समझते हो। जैसे देखिए, जैसे समझिए, जैसे देखिए 3, 4, 5 से क्या समझेंगे, क ख, एक मिनट यहाँ देखते हैं, क ख ग। यहाँ आप पिक्चर से आप अच्छे से देखिए, देखिए मैं दिखाती हूँ, पिक्चर से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक जो पिक्चर दिया हुआ है, ये देखिए 3, 4, 5, यानी ये पहला जो है ये क है, ये क है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा जितने सब जो आते हैं सारे में वर्ण में, ये क्या होते हैं, ये सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। तो यहाँ पे सघोष बता रहा है कि आपको तो अगर पता रहेगा कि तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इसमें देखिए स किस में आता है, अघोष में आता है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। च किस में आता है, पहला और दूसरा में आता है। जैसे च पहले आता है ना, च अपने च वर्ग में सबसे पहले आता है, तो पहले स्थान पर है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। म किस पे आता है, म पढ़िए, म किस वर्ग में आता है, त थ द ध न प फ ब भ म, यानी प वर्ग में सबसे लास्ट में आता है, पांचवें स्थान पर। तो आपका आंसर यही होगा, म जो है वो सघोष वर्ण है और थ क्या है, त थ, यानी दूसरे स्थान पर आ रहा है। तो पहला और दूसरा स्थान वाला जो रहता है वो क्या होता है, अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवें स्थान वाला सघोष होता है। अघोष में और क्या होता है, ये जो श है ना हमारा, तीनों श, ये भी अघोष में आता है। बाकी य र ल व ह और अ से लेके ओ तक किसमें आता है, सघोष में आता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो से पहले वो वाली वीडियो देख लोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ ताकि जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उनको इस तरह भी समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 50, 51, 52, 53, टोटल कितनी है, 52 है ना। जिसमें 33 व्यंजन है, 11 स्वर है, 2 अयोगवा है, 2 दो क्या है, द्विगुण व्यंजन है। इस तरह करके टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ क्या है, ज्ञ जो है ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण किसे बोलते हैं, ये संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं, जब दो वर्ण मिलके एक वर्ण को बनाते हैं या दो वर्णों के मेल से जब एक वर्ण बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त। संयुक्त का मतलब है क्या, मिलके, है ना। तो ज्ञ के बारे में पूछ रहा है कि ज्ञ जो है वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, यानी दो वर्ण ऐसे हैं जिससे क्या बना है, ज्ञ बना है। तो वो कौन से हैं, तो वो क्या होगा, पहला ही ऑप्शन है ज, नहीं पहला ऑप्शन नहीं है, आधा ज और ज्ञ के संयोग से क्या बनेगा, आपका ज्ञ बनेगा। यहाँ पे हलंत साइन नहीं दिया है, आपको लिखना है। देखिए हलंत साइन का मतलब क्या होता है, आधा ज और आधा ज्ञ। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्ञ क्या है, एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कौन कौन से है, छ होता है ना, ज्ञ होता है, त्र होता है ना। ये क्या है, संयुक्त
वर्ण है या संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि किसी दो अलग वर्ण से मिलकर ये तैयार हुए हैं। तो उसी तरह ज्ञ किससे तैयार हो गया, आधा ज और आधा ञ से मिलके ज्ञ तैयार हुआ है। आप यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन में कैसे यहाँ पे छूट गया है, तो उस वो चीज छूटना नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे हलंत का साइन देखना पड़ेगा, हलंत का साइन रहेगा तभी ये जाके सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं। अभी हमने सघोष और अघोष पढ़ा ना, तो अघोष में क्या आ रहा था, तीनों श आ रहे थे, हमारे तीनों श आ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तीनों श जो आते हैं और पहला और दूसरा क्या वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और सारे श, यानी तालाबे श, दंती श और मूर्धन्य श तीनों आते हैं। तो यहाँ पे एक श हमें दिख गया, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अच्छा बताइए, घ किस वर्ण में आता है, क वर्ग में आता है ना, क वर्ग में घ आता है, यानी क से स्टार्ट कीजिए, क ख ग घ अंग, है ना। तो क ख ग घ अंग, तो क घ किस में आता है, क वाले लाइन में आता है। तो क वाले लाइन का क्या होता है, कंठ, क से कंठ, क से क वर्ग स्टार्ट होता है, तो ये कंठ का इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है, दो वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो इसमें अभी हमने पढ़ा ना, ज्ञ किससे बनता है, ग किस किस दो लोग के संयोग से बनता है, कौन से दो वर्ण मिलते हैं तो ज्ञ बनता है। तो आप रिकॉल कीजिए, ज और इय, ज और इय मिलेंगे तो क्या बनता है, ज्ञ बनता है। और क्या होना चाहिए, हलंत लगा होना चाहिए दोनों में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये हलंत का मतलब हुआ आधा ज और आधा इय से मिलके ज्ञ बनता है। ठीक है, और देख के भी आपको साइन से भी लग रहा है कि दोनों का मिलके बना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी यहाँ पर आपको नहीं पर देखना है, ऐसा नहीं कि आप दंत वाले को ही मार देना। दंत से यानी जहां पर दांत की सहायता से आप उच्चारण कर रहे हो किसी भी वर्ण का, वो क्या होता है, दंत। तो यहाँ पे दंत वाला नहीं करना है, नहीं पर ध्यान देना है। ऐसे नहीं वाले जो क्वेश्चन रहता है ना, उसको तो बहुत ध्यान से आप एग्जामिनेशन में बनाइएगा। देखिए क्या होता है, कंठ पहला होता है, कंठ पहला वर्ग कंठ, दूसरा तालुब, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ। तो चौथा वर्ग क्या होता है, पहला क वर्ग आता है, उसके बाद क्या आता है च वर्ग, क के बाद च वाली लाइन स्टार्ट होती है, च के बाद क्या होती है, ट वाली लाइन स्टार्ट होती है, ट के बाद कौन सी स्टार्ट होती है, त वाली होती है, उसके बाद क्या आती है, प वाली आती है, उसके बाद प वाली आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क से, क वर्ग कंठ से, च कंठ तालुब, ये हो गया मूर्धा, ये हो गया दंत, यानी त वर्ग के जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं, दंत से उच्चारण होते हैं। तो त वर्ग का त ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमको वो खोजना है जो दंत से नहीं होता। त थ द ध न, ये भी त वर्ग में है तो ये नहीं आएगा। त थ द ये भी नहीं आएगा, लेकिन ट यहाँ पर दिया है, यही ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, क्योंकि कंठ ट वर्ग किससे होता है, कंठ तालु मूर्धा, यानी ये मूर्धा से होगा। ठीक है, अगला है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी जिन शब्दों के अंत में अ आता है वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, अंत्यस्थ बोलते हैं या आकारांत बोलते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जिस शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है उसे हम आकारांत बोलते हैं, जिस शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती है उसको हम आकारांत बोलते हैं, जिस शब्दों के अंत में ई की ध्वनि आती है वो ईकारांत होता है, और ऊ की ध्वनि आती है वो उकारांत होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। छ वर्ण किसके सहयोग से बना है, यानी छ एक क्या है, छ एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो वर्णों के मेल से बनता है। तो छ किससे बना है, छ बना है आधा क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग, तो यहाँ पर आधा हलंत लगना भूल गए हैं, तो यहाँ पे हलंत लगेगा। और ये श कैसे बनता है, आधा क और आधा श से, यानी षटकोण वाला श होगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये वाला भी श दे देता है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा होगा, षटकोण वाले श से क्या बनता है, छ बनता है, यानी छ आधा क और आधा श के मेल से बनता है। ठीक है,
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णों में स्वरों की संख्या कितनी है? अब आपको याद हो क्या होगा कितनी है? टोटल 11 स्वर हैं। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं 13 होता है, लेकिन अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, अंग और अह क्या होता है? अयोगवाह होता है। तो अंग और अह को हटाएंगे तब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, अंग और अह क्या है? अयोगवाह है। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं, और अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन टोटल कितने हैं? 33 व्यंजन है ना? 33। बहुत जगह 37 भी दिया रहता है, तो 37 कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन 33 और 37 दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देंगे, आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल 33 है ना? यानी देखिए 11 के बाद 22 को छोड़ देना है और कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे, है ना? ये भी 3 3 और ये 1 1। बहुत जगह ऑप्शन में आपको 37 भी दिया रहता है, तो जब 37 दिया रहेगा तो 33 नहीं दिया रहेगा, 33 दिया रहेगा तो 37 नहीं दिया रहेगा। कैसे होता है 37 और कैसे होता है 33, ये दोनों मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, हिंदी में कुल 37 व्यंजन है। बहुत लोग पढ़ाया जाता है, बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है 37 व्यंजन, जिनमें 2 आगत व्यंजन यानी ज और फ, ये जो नुक्ता लगा है ना डॉट, इसको नुक्ता बोलते हैं। ज और फ, ज और फ ऐसे बोलते हैं, ज फ। तो ये ज़्यादातर उर्दू फारसी में इसका यूज़ होता है, नुक्ता का, है ना? इसको नुक्ता बोलते हैं। तो इसको हम ज और फ अगर आ जाए तो ये क्या है? ये आगत व्यंजन होता है ना? और इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, भी शामिल होते हैं। उन्हें निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया गया है। अब देखिए 33 कैसे है और 37 कैसे है, ये मैं आपको समझाऊंगी अभी। 37 कैसे है? अब देखिए 27 स्पर्श व्यंजन को ले लिया जाता है, अंत्यस्थ व्यंजन 4। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होता है? अंत्यस्थ व्यंजन होता है य र ल व। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत्यस्थ व्यंजन में क्या आता है? य र ल व। तो आपको याद रखना है कि कौन से अंत्यस्थ है, कौन से उष्म है, कौन से संयुक्त है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये 33 काउंट कैसे किया जाता है? स्पर्श व्यंजन को 25 कर दिया जाता है, 2 बढ़ा दिया जाता है। 1 मिनट मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले 33 लिखूंगी। 33 कैसे है और 37 कैसे है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 37 कैसे है? 27 में 27 स्पर्श व्यंजन, लेकिन इसमें 25 ही लिया जाता है ना? ठीक है, उसके बाद अंत्यस्थ 4, इसमें भी अंत्यस्थ को 4 लिया जाता है। उष्म व्यंजन, इसमें भी उष्म व्यंजन को 4 लिया जाता है। आगत व्यंजन इसमें नहीं आता है, आगत व्यंजन नहीं लेते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 25 4 क्या हो गया? 25 4 29, 29 4 क्या हो गया? 29 4 हो गया 33। ये 33 हो जाते हैं। अब कैसे 33 है? यहाँ पर आप देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 पहले देख लो। ये जो है द्विगुण व्यंजन, इसको नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 33 की बात कर रहे हैं, तो आपको 33 वाले पर ध्यान देना है। कैसे 33 है? ये पहले 25 कैसे है? 25 इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब 33 होगा तो उसमें स्पर्श व्यंजन 25 ही लेते हैं। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 हो गए। ठीक है, 4 कौन से? अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, और 4 कौन से? उष्म व्यंजन। टोटल 33 हो गए। अब यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर आपका 4 बढ़ रहा है। 4 कैसे बढ़ रहा है? 4 जब ये किसी बुक में 37 दिया रहता है तो कैसे 37 रहता है? वो इन जो द्विगुण व्यंजन है, ध और डॉट के नीचे जो डॉट लगा है, इसको भी ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बढ़ गया, +2 हो गया, और 25 में 2 + 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 27 हो गया। यहाँ 2 बढ़ गया, यानी 37 और 33 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। 4 का अंतर है, यानी यहाँ पर 2 बढ़ा, और यहाँ आगत व्यंजन को भी इसमें जोड़ लिया जाता है। आगत व्यंजन कौन होता है? ज और फ। यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, तो 2 ये बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं टोटल 37।
समझ में आ गया? ये 37 कैसे है और ये 33 कैसे है? इसमें हम 33 जब हम जोड़ते हैं ना तो उसमें हम द्विगुण व्यंजन और आगत व्यंजन दोनों को नहीं लेते हैं। तो 2 आगत और 2 द्विगुण व्यंजन दोनों मिला के 4 हो गए, तो इसीलिए ये 4 कम हो जाता है और ये 4 ज़्यादा हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया, नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए कैसे 33 होता है और कैसे 37 होता है, और एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, 37 और 33 नहीं देगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से बनता है। तो छ कैसे बनता है? क और श से। त्र त और र से। ज्ञ कैसे बनता है? ज्ञ से ज्ञानी, ज और इया के मेल से, यानी श क्या है? एक अपने आप में कंप्लीट वर्ण है और यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे पूछ रहा है क्या? नहीं पर फिर से ध्यान देना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो आपका षटकोण वाला जो श है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट में एक व्यंजन है या वर्ण है। ये लोग क्या है? 2 व्यंजनों से मिलकर ये सब बने। त्र कैसे बना है? त और र के मेल से बना है। यहाँ पर आपको हलंत साइन लगा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में अयोग वाक्यान है। अयोग वाक्यान है, अयोग वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, है ना। अयोग वाक्य क्या होता है? एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? जिसपे ये होता है अनुस्वार ऊपर डॉट, और विसर्ग क्या होता है? अ के साथ या किसी भी वर्ण के साथ ये वाले डबल डॉट जो साइड में लगते हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को दिया गया है, ये देखिए विसर्ग दिया हो गया है, तो ये विसर्ग क्या हो गए? अयोगवाह की श्रेणी में आता है, ठीक है। और महाप्राण ये तो क्या है? उच्चारण का है। महाप्राण अल्पप्राण ये तो उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगता है कम टाइम लगता है उस पे बेसिस पर है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य र ल क्या है? ये है क्या है? ये है अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है ना। य र ल व क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन। अनुनासिक संबंध क्या होते हैं? अनुनासिक का संबंध होता है अनुनासिक यानी क्या होता है? का संबंध होता है तो आपका केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है। नाक और मुंह दोनों से होता है और इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक आप याद रखिएगा का जो उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ग का 5वां रहता है ना, हर वर्ग का जो 5वां रहता है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है, और जिसको हम वर्ग के 5वां अक्षर के नाम से भी जानते हैं। यानी अनुनासिक बोले तो वर्ग का 5वां अक्षर, वर्ग का प्रथम नहीं, वर्ग का तृतीय ये भी नहीं होगा, वर्ग का चतुर्थाक्षर वो भी नहीं होगा, वर्ग का 5वां अक्षर ये होता है अनुनासिक। याद रखिएगा अनुनासिक क्या होता है? वर्ग का 5वां अक्षर, ठीक है। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम बताइए, यानी भाषा का निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहले ध्वनियां विकसित हुई, ध्वनियों के बाद शब्द बना, शब्द के बाद पद बना, पद के बाद वाक्य बना, है ना। पहले शब्द नहीं बना, यहाँ पे पहले शब्द दे दिया। शब्द नहीं, शब्द कैसे बनता है? वर्णों के मेल से या ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो शब्द तो होगा नहीं, है ना। शब्द के मेल से क्या बनता है? पद बनता है। पद के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो सही आपका अनुक्रम क्या हो गया या सही सीक्वेंस क्या होगा? ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तालुव्य व्यंजन कौन से है? तालुव्य यानी कंठ तालु। पहले क्या आता है? कंठ, दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा। ये याद रखना है, पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा। तो पहला क्या होता है? क वर्ग यानी कंठ से, दूसरा होता है च वर्ग यानी तालुब से। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि च वर्ग क्या होता है? तालुब से होता है इसका उच्चारण स्थान। तो च, छ, ज, झ ये तालुब क्या होता है। और इसके बाद वाला जो 5वां, ये जो 5वां अक्षर होता है ना सबका, ट, ठ, ड के बाद जो 5वां वो सब क्या होता है? अनुनासिक होता है, जिसका ध्वनि स्थान क्या होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के क्या होता है? जो कि वर्ग का 5वां होता है। अनुनासिक बोले या नासिक के बोले दोनों एक ही है। तो वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो ये 5वें स्थान पे आता है? नहीं आता है। इया 5वें स्थान पे आता है। इया कब आता है? पढ़ो, च, छ, ज, झ, इया। तो 5वां स्थान पे आ रहा है ना ये, तो ये होगा नासिक या अनुनासिक। ग तीसरे पर आता है, ये भी तीसरे पर आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये भी समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रह गया है तो प्लीज़ आप मेरा जाके वो वीडियो देखिए, तो इससे आपका सारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा और सारे ऑप्शन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इतना डिटेल में इसलिए बनाया ताकि अगर जो बच्चे नहीं देख पाए हैं या नहीं देख सकते तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।